हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज प्लेस, जिसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर चैप्टर में बात करें तो चार एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अराइज होता है ज्यादातर। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक मार्केटियर प्रोडक्ट के बारे में कैसे डिसीजन लेता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस के बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए, जहां पर हम लोग समझे कि प्राइस कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके प्रोडक्ट के सेल के लिए। आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं ये हाईली डिपेंड करता है प्राइस पे भी। नेक्स्ट है आपका आज का जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है प्लेस, जिसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी नाम से जानते हैं। तो प्लेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी एक जगह पे होता है और कंज्यूमर जो है वो पूरे कंट्री में स्कैटर्ड है, पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड है। तो कंज्यूम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ सेफ्टी के साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहना चाहिए, ये भी मेक श्योर करना है। बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, जैसे शीशा, कांच का आइटम है, शीशा का आइटम है, मिरर है, या फिर टेलीविजन है, प्लाज्मा टेलीविजन। तो ये सबको बहुत सेफ्टी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है बेसिकली, कि डिस्ट्रीब्यूशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, खास बात क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। मैक्सिमम सारे गुड्स किसी पार्टिकुलर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और कस्टमर्स पूरे अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होते हैं, ये तो बात है ही। साथ ही साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना पड़ता है, दैट इज टाइम पे कस्टमर को गुड्स मिल जाए। अब आपको जो गुड्स चाहिए जिस समय, उस टाइम पे अगर नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। अब जैसे आपके घर में शादी है और आपको संडे को अगर शादी है और संडे को इवनिंग में गेस्ट आने वाले हैं, तो आपको संडे की मॉर्निंग को पनीर चाहिए, है ना। मंडे के मॉर्निंग को पनीर नहीं चाहिए, बात समझे। तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो बेसिकली प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्लेस की बात करें, तो एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, सही समय पे सही बंदे के पास प्रोडक्ट पहुंचना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सही समय पे कस्टमर को नहीं दे रहे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो हम लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि व्हेनेवर द कस्टमर रिक्वायर्ड द अमाउंट, एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, he should get that order delivered at the right time, at the right place, with right quality। क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन बातों का भी ध्यान में रखा जाता है कि कस्टमर तक पहुंचना तो चाहिए ही, साथ ही साथ सही समय पे भी पहुंचना बहुत जरूरी है और गुड क्वालिटी में। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तो तुम देखे होगे, फील किए होगे मार्केट में, ये कुछ हम नया नहीं बताने वाले, जो आप देख रहे हैं बस उसी को कैटेगराइज करेंगे। तरह तरह के कस्टमर्स हैं, तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तरह तरह के कंपनीज स्ट्रेटेजी अपनाती है गुड्स को डिलीवर करने के लिए। कुछ कंपनीज ऐसे हैं, जैसे आपको जनरली पता है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। आपको एक मीडिएटर के द्वारा क्या करते हैं, उस प्रोड्यूसर के गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जहां पर जनरली रिटेलर, होलसेलर, डीलर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। मगर बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है। जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब क्या है, जो शोरूम है, ब्लैकबेरी का शोरूम, वुडलैंड का शोरूम, बाटा का शोरूम, श्री लेदर, ये सब जो है, मान्यवर क्लॉथिंग का शोरूम, ये सब क्या है, कस्टमर तक अपना गुड्स डायरेक्ट पहुंचाते हैं ये लोग। बाटा का शोरूम की बात करें तो
जैसे आपके लोकेलिटी में जो शोरूम है वो उसी शहर का कोई ना कोई बंदा फ्रेंचाइजी लिया होगा। मगर जैसे मान लीजिए हम बाटा का शोरूम लेते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कंपनी के साथ टाई अप करेंगे। कंपनी ही डिसाइड करेगी कि क्या हम बेचेंगे क्या हम नहीं बेचेंगे। कंपनी जो प्रोडक्ट हमको देगी वो प्रोडक्ट हम अपने आउटलेट में लगा कर बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। बात समझे? तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एक आउटलेट के साथ डील किया और वो अपना प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले करके बेच रहा है, कोई मीडिएटर नहीं। मतलब मैक्सिमम अगर बात करें इस तरीके का शोरूम वुडलैंड और ब्लैकबेरी और डोमिनोज और श्री लेदर बाटा वगैरह खादिम्स ये सब जो है ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को आउटलेट में बेचते हैं और किसी भी तरीके का मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप देखते हो श्री लेदर का बाटा का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम होता है, प्राइस जो है वो थोड़ा कम होता है और श्री लेदर का तो और कम होता है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो कंपनी चूंकि मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दे रही है, कंपनी का मोटिव ही है कि कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है एमएलएम के थ्रू, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू। जिसमें क्या होता है आप देखते हो जैसे एमवे कंपनी है, एमवे क्या करती है डायरेक्ट एक एजेंट अपॉइंट करती है। आपको अगर एमवे से जुड़ना है आप जुड़ सकते हो और आप एमवे का प्रोडक्ट रेकमेंड करिए अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड सर्किल को और प्रोडक्ट बेचिए और पैसा कमाइए। तो कंपनी यहाँ पर भी सारा का सारा मार्जिन वो किसको दे देती है, एजेंट को दे देती है। अच्छा, कंपनी इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो करती है मगर कभी ऐड नहीं करती है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इस तरीके का कंपनी का स्ट्रेटेजी ही यही होता है कि डायरेक्ट सेलिंग हो, कस्टमर ही खुद फीडबैक दे दूसरे को, कस्टमर से कस्टमर हमको सेल करना। हम लोग ऐड करके पैसा बर्बाद करके, है ना, प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस रेंज में रखेंगे और जो कस्टमर यूज करेंगे उसको बेनिफिट देंगे और वही कस्टमर अगर किसी को रिकमेंड कर रहा है तो उसको कमाने का जरिया भी देंगे। यानी कि प्रोडक्ट भी कमाओ, यूज भी करो और पैसा भी कमाओ। फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए एक मीडिएटर का यूज करते हैं, रिटेलर का। जैसे बिग बाजार में जो प्रोडक्ट बिकता है वो एक रिटेलर, बिग बाजार क्या है, एक रिटेलर है। बिग बाजार क्या करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, बिग बाजार अपने पास रखता है और मैन्युफैक्चरर बिग बाजार फिर कस्टमर को दे देता है। तो यहाँ पर देखो तो एक ही चैनल है, रिटेलर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से बिग बाजार खरीदा और बिग बाजार से कंज्यूमर खरीदा। तो एक मिडिल मैन आ गया, कौन, बिग बाजार। ये भी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और यहाँ पर फायदा पता है क्या होता है कि एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक और बिजनेस है डी मार्ट, बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है, बिग बाजार से भी बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बिग बाजार से भी ज्यादा सेल करती है, ज्यादा ऑफर देती है डी मार्ट, है ना, डी फॉर डॉग, डॉग डी मार्ट। ठीक है, तो ये डी मार्ट क्या करता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया और कस्टमर को बेच दिया। तो यहाँ पर जो मिडिल मैन है सिर्फ एक है, रिटेलर। फिर कभी कभी होलसेलर एंड रिटेलर भी आ जाते हैं बीच में। ये जनरली आप देखते होंगे गोदाम में कि क्या होता है, होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से खरीदा बल्क में और होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेच रहा है, कस्टमर को। तो यहाँ पर दो मिडिल मैन आ गया। जब बल्क में परचेज करता है होलसेलर तो उनको हैवी डिस्काउंट मिलता है और ये डिस्काउंट वो रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। और लास्ट है एक और चैनल जहां पर रिटेलर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। अब जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो एकदम कंट्री के हर एक कोना में पहुंच जाना चाहिए, बिहार का नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, या फिर इंडिया का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यूपी का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है ना, तो जब आप चाहते हैं कि नहीं, कंपनी चाहती है कि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट कोने कोने में मिले, जैसे लाइफ बॉय, क्लिनिक प्लस, आप किसी भी कोना में, किसी भी इंटीरियर में चल जाओ इंडिया का, कितना भी इंटीरियर क्यों ना हो,
वहां रोड नहीं पहुंचा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, मगर वहां लाइफ बॉय जो है पहुंच गया, क्लिनिक प्लस शैम्पू साबुन पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है? क्योंकि उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना। सरकार नहीं पहुंच पाई, सिर्फ वोट मांगने पहुंच जाते हैं, मगर लाइफ बॉय अपना दबदबा बनाए हुए है वहां पर, लगातार लोगों को जीने की शक्ति दे रहा है। तो अगर आप इंटीरियर तक जाना चाहते हैं तो 3 लेवल भी आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके का आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। अब तो ये एक ओवरऑल आइडिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं कि चलिए देखते हैं आपके बुक में क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेफर, इसका मतलब क्या होता है? डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट अवेलेबल, है ना। मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल, अवेलेबल होना चाहिए डेस्टिनेशन तक। कस्टमर को सही टाइम पे अगर नहीं मिलेगा, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अगर नहीं मिलेगा, तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं बनता आपके प्रोडक्ट का। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, प्लेस मिक्स की बात करें, प्लेस मिक्स या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात करें, तो हम आपको बताए थे हर एलिमेंट का मिक्स भी पढ़ना। और मिक्स में आप क्या पढ़ते हो? इंपॉर्टेंट डिसीजन। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? तो प्लेस मिक्स मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट। जब कोई कंपनी ये डिसीजन ले रही है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, जीरो लेवल, डायरेक्ट, की चैनल यूज करेंगे, क्या होगा, इस डिसीजन को हम लोग कहते हैं प्लेस मिक्स। तो देखिए, प्लेस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आखिर हमारा सर्विसेज और हमारा गुड्स जो है कस्टमर तक डिलीवर होगा क्या, कैसे, किस माध्यम से होगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल की 3 लेवल। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है कि आखिर कितने मिडिल मैन होंगे आपके कस्टमर और आपके बीच में, यानी कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितने मिडिल मैन होंगे, 0, 1, 2 की 3। जीरो में क्या होता है? जैसे बाटा, ये सब जीरो का है, जहां पर डायरेक्ट सेल करती है कंपनी अपने आउटलेट के थ्रू। एमवे डायरेक्ट सेल करती है। फिर उसके बाद बात करें अगर 1 लेवल की, तो इसमें कौन आ जाता है? बिग बाजार, डी मार्ट, वी मार्ट, ये सब वगैरह। 2 लेवल की बात करें तो जनरली जो प्रोडक्ट आपको दुकान में मिलता है, किराना दुकान में, वो 2 लेवल और 3 लेवल हो गया। ठीक है, मेडिसिन वगैरह की बात करें तो मेडिसिन ये सब 3 लेवल पे चलता है, जितना भी मेडिसिन है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर जाके वहां पे पर्ची दिखा के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो बेसिकली बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारा गुड्स जो है वो, है ना, एक एक किसी पार्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस होता है। जैसे टी की बात करें तो दार्जिलिंग और असम में मैन्युफैक्चर होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, मगर कंजम्पशन जो है पूरे वर्ल्ड में होता है। ठीक है, और भी अदर जगह पे होता है। सेव की बात करें, एप्पल की बात करें तो कश्मीर में ठंडे जगह पे होता है। केसर की बात करें, केसर आपका कश्मीर में, वो भी किसी पार्टिकुलर जगह पे होता है। कश्मीर में हर जगह केसर का गुड्स, केसर का उत्पाद नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, खेती नहीं होता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर जगह पे होता है। ठीक, और इसका कंजम्पशन जो है पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स शॉपिंग इजी फॉर द कंज्यूमर। और आपको पता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही होगा तो कस्टमर के लिए शॉपिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, कंज्यूमर कैन गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट विजिटिंग वन रिटेल शोरूम। एक शोरूम में गए, जैसे बिग बाजार में गए, एक शोरूम के अंदर में ही आपको सब कुछ मिल रहा है। पैंटालून्स की बात करें, एक शोरूम के अंदर में ही सब कुछ, सारा कपड़ा आपको मिल रहा है। कपड़े का कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपको वहां पे मिल जाएगा, A to Z चीज, है ना। तो ये आपको एक कस्टमर को क्या देता है? कन्वीनियंट। अगर आप सिंगल चैनल यूज कर रहे हैं, जीरो लेवल यूज कर रहे हैं, तो जीरो लेवल में हो सकता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मान लीजिए व्हेन नो मिडिल मैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किसी भी तरीके का मिडिल मैन नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है?
कस्टमर को अगर कुछ खरीदना है तो शुगर के अगर चीनी खरीदना है तो शुगर के मैन्युफैक्चरर से मिलना पड़ेगा, चाय पत्ती खरीदना है तो टी के मैन्युफैक्चरर से मिलना पड़ेगा, अगर कोई मिडिल मैन नहीं है तो राइस के मैन्युफैक्चरर से मिलना पड़ेगा राइस खरीदने के लिए, है ना, पल्सेस के मैन्युफैक्चरर से खरीद मिलना पड़ेगा पल्स खरीदने के लिए। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कहीं कहीं पे, है ना, मिडिल मैन का रिक्वायरमेंट नहीं भी रहता है और कहीं कहीं पे मिडिल मैन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर छोटा से छोटा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकते, ठीक है। तो मिडिल मैन का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिटेल मैनेजर एक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर इस बार की बात करें, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल। जीरो लेवल डायरेक्ट चैनल में आपको हम बताएं, कंपनी किसी भी तरीके का मिडिल मैन नहीं रखती है। कंपनी डायरेक्ट कोशिश करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किसको बेचें, कस्टमर तक डायरेक्ट बेचें। In case of firms sell their product directly to consumer without adopting any intermediary, जैसे कि बाटा, है ना, सेल देयर डायरेक्टली सेल्स थ्रू मेल ऑर्डर। अच्छा, मेल ऑर्डर के थ्रू भी बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन माध्यम से, जैसे बेवकूफ.com एक बोल के है, वो कंपनी, ये कपड़े की कंपनी है बेवकूफ.com, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बेचता है और ऑनलाइन माध्यम से। आप बस उनके वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर प्लेस करिए, आपके घर तक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है बिना किसी मीडिएटर का। बेवकूफ अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है और वो बेवकूफ नाम तो है पर बेवकूफ बनाता नहीं है कस्टमर को, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेट के माध्यम से, जैसे एक नाम दे रहा है यहाँ पे यूरेका फॉब्स। यूरेका फॉब्स जो है वो वाटर प्यूरिफायर मेकिंग कंपनी है, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर बनाती है। अब तो इसका कंपनी का आउटलेट तुमको दिख जाएगा, मगर पहले इसका आउटलेट भी नहीं दिखता था। तो यूरेका फॉब्स क्या करती है, कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच के एजेंट के द्वारा प्रोडक्ट बेचने का काम करती है, ठीक है। या फिर कंपनी अपना आउटलेट भी है, खोल के रखी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो लेवल। जीरो लेवल में आपको और क्या बता रहा है, कंपनी टाइप ऑफ डायरेक्ट चैनल आर, डायरेक्ट सेलिंग अपॉइंटिंग सेलमैन। डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाता है, मतलब अगर आप किसी भी तरीके का मिडिल मैन नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो सेल्समैन अपॉइंट कर लीजिए जो टाई वाई लगा के एकदम घूमेगा मस्त और कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचेगा और उनको अप्रोच करेगा कि भाई आप खरीद लो मेरा प्रोडक्ट, भाई आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। नेक्स्ट है थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेस। आप मेल कर दीजिए, आप ऑर्डर प्लेस करिए, आपको वो डिलीवर कर देगा। जैसे आप देखते हो टीवी पे जो ऐड आता है जोड़ों का दर्द के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, है ना, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बेचता है आपको टीवी पे, तो वो जो है वो थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेस है। थ्रू इंटरनेट के माध्यम से भी आज तो कॉमन है ये, और थ्रू टेली शॉपिंग। ये सब तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आप मीडिएटर नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट चैनल। दो क्लासेस में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो देख लिए कोई भी मीडिएटर नहीं है, और इनडायरेक्ट में मीडिएटर होता है। अब मीडिएटर में भी वन लेवल मीडिएटर, वन लेवल चैनल कहने का मतलब एक मीडिएटर रहेगा, टू लेवल कहने का मतलब दो मीडिएटर रहेगा, ठीक है। तो वन लेवल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर से मिलता है, रिटेलर कंज्यूमर तक। आपको आपके साथ डिस्कस किए हैं। और ये जनरली क्या होता है, कहां पर होता है, कार कार आर सोल्ड थ्रू डीलर, है ना। कार के केस में, ट्रक के केस में, ट्रक अगर ट्रैक्टर बेचना है तो कंपनी डायरेक्ट ज्यादा चैनल नहीं रखती है। हमको अगर होंडा का शोरूम खोलना है, हम डायरेक्ट होंडा कंपनी से बात करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करेंगे और हम अपना आउटलेट में होंडा का कार रख सकते हैं। एक्सपेंसिव वॉचेस थ्रू वॉच शोरूम, एक्सपेंसिव जो फास्टैग का ये जो शोरूम होते हैं, ठीक है, ये सब वगैरह। टू लेवल चैनल में क्या होता है, टू लेवल चैनल में बेसिकली दो लोग आते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर।
यहाँ पर उन गुड्स के बारे में डीलिंग होती है जो गुड्स जनरली स्मॉल इन साइज और वेरी क्विकली यूज होते हैं। यूटिलिटी प्रोडक्ट जैसे साबुन, पेस्ट, शैम्पू, ऑयल, मिल्क, घी, बटर, शुगर, ये सब जो प्रोडक्ट जो डेली ग्रोसरी में आपको मिलता है, ये सब 2 लेवल और 3 लेवल में चलते हैं जनरली। ठीक है, जनरली कन्वीनियंट गुड्स सच एज सोप, सॉल्ट आर सोल्ड थ्रू दिस पाथ, है ना। जो भी आपको किराना दुकान में दिखता है वो यहाँ पे 2 लेवल और 3 लेवल में आ जाता है। एंड 3 लेवल में क्या कह रहा है, 3 लोग आ जाएंगे, 3 लोग डिस्ट्रीब्यूटर में आएंगे, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। सर एजेंट को क्यों रख रहा है? एजेंट का, जब कंपनी का मोटिव होता है कि हमको इंडिया के कोने कोने तक गुड्स पहुंचाना है, तब आता है एजेंट। और एजेंट का मोटिव होता है कि भाई तुम इंडिया के कोने कोने तक गुड्स पहुंचाओ, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर जगह गुड्स पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर बात करें तो 2 तरीके का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 लेवल एंड 1 लेवल। ठीक है, 0 लेवल एंड लेवल के साथ, है ना। और लेवल में भी बात करें तो 3 है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये यहां तक का टॉपिक अभी तक क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिसीजन कहने का मतलब, आप जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो किस हिसाब से चैनल को डिसाइड करेंगे, या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आपका जो गुड्स है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली 4 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। देयर आर 4 मेजर डिसीजन विच मैनेजमेंट हैज टू टेक प्रोवाइडिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। किस तरीके से हमारा गुड्स डिलीवर होगा कस्टमर तक, उसके लिए 4 डिसीजन को ध्यान में रखा जाता है। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि भाई आप अपने गुड्स को कितना जल्दी प्रोसेस करके डिलीवर कर सकते हो, ये मायने रखता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे ऑर्डर आया तो ऑर्डर जो भी आया है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितना समय लगेगा और कितना जल्दी आप डिलीवरी दे रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली 2 दिन में भी डिलीवर कर देता है प्रोडक्ट को, जो कि एक्सपेक्ट खुद नहीं करता है कस्टमर। तो इस तरीके का अगर प्रोसेसिंग रखना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा आपको डिसीजन क्या होगा, देखिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। कस्टमर से जो ऑर्डर मिल रहा है और डिलीवरी जो करना है, कस्टमर से ऑर्डर मिला, फिर उसको जहां पहुंचाना है उस इंफॉर्मेशन को, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर डिलीवरी डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर उसके बाद हम कस्टमर तक गुड्स डिलीवर करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जनरली ऑर्डर प्रोसेसिंग। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, है ना। अगर मान लीजिए ऑफलाइन सेल हो रहा है तो सेल्समैन को ऑर्डर देंगे, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, सेल्समैन को ऑर्डर मिला पहले, फिर वो बंदा कंपनी को ऑर्डर देगा। क्रेडिट चार्ट ऑफ द कस्टमर प्रिपेयर होगा। क्रेडिट चार्ट ऑफ द कस्टमर कहने का मतलब कितना उधार पे जाता है, कितना कैश में बिकता है ये। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट शेड्यूल, कितने का स्टॉक मेंटेन करके रखे हैं, कितने का प्रोडक्शन, कितना समय लगता है प्रोडक्शन में। सिचुएशन चेक बाय कंपनी, सिचुएशन फिलहाल हमारा सिचुएशन कैसा है, मतलब कि हम जो ऑर्डर गेन किए हैं, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो कंपनी ऑर्डर एट अ टाइम फुलफिल कर सकती है कि नहीं, ये चेक करना, है ना। और डिलीवर द गुड्स एज पर ऑर्डर। तो ये बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है। इसमें एक और लाइन लिख रहा है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। अगर आप फास्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस केस में होता क्या है कि आपके कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स टाइम टेकिंग या फिर डिसीजन रिलेटिंग टू
टेकिंग ऑर्डर बाय सेल्समैन टू डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर, ये आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में एक कॉस्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक लागत लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में एक कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है और ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कितना लग रहा है। अब जैसे मान लो हम कुछ कुरियर करना चाहते हैं अपने भाई को, मुंबई में रहते हैं अगर वो, तो ठीक है, तो अगर वो वैल्यूएबल गुड्स है, ठीक है ना, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, या फिर वो महंगा प्रोडक्ट है, या फिर वो डॉक्यूमेंट है, तो वो आप उसके लिए अगर आपको 100 रुपया चार्ज किया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कुरियर करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट है या फिर राखी है या फिर कोई ऐसा आइटम है जिसको आपको इन्हीं हाउ डिलीवर करना ही है, तो 100 रुपया भी अगर लग रहा है डिलीवरी चार्ज, कुरियर चार्ज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दोगे। मगर आप अपने भाई को एक पेन भेजना चाहते हैं, 5 रुपया का पेन और 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज, कभी एग्री होगे? बोल दोगे आप सीधा कि भैया आप वहीं से खरीद लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब बेसिकली आप यहाँ पर इस एग्जांपल से ये समझ रहे हो कि हर ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉस्ट होता है, और उस कॉस्ट में उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उस तरीके का। अब मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस है 1-2 रुपया और उस पर खर्च कर दे रहे हैं 1 रुपया का ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सही नहीं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्टेशन एड वैल्यू टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? गुड्स में वैल्यू एडिशन करता है, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और गुड्स में यूटिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब तक हम कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं होगा। कस्टमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो एक वैल्यू एडिशन होता है, मगर तो वैल्यू एडिशन जितने का हुआ और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च जितने का हुआ, दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा दे दिए और वैल्यू एडिशन कम हुआ, है ना। These are required, for example, जैसे टी प्लांटेशन is done in दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक या फिर आसाम, but these are transported all over the country and the value of transportation, sorry, of tea much higher than the part of the country as compared to the place of production. So ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ये पॉइंट जो बोल रहा है, अब वो जो टी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एड वैल्यू टू प्रोडक्ट बट ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। आप ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं तो उसमें एक वैल्यू एडिशन हुआ, क्योंकि घर पे आया तो अब वो प्रोडक्ट यूज हो पाएगा और आपके घर तक पहुंचाने में कुछ खर्च हुआ। सो इट मस्ट बी सीन दैट द वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कॉस्ट जो लगा घर तक पहुंचाने में वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है। आप 3 रुपए का पेन का डिलीवरी करोगे कुरियर के लिए, कुरियर के साथ, और उसमें 45 रुपए अगर आपको कुरियर चार्ज लग जाए तो आप कभी नहीं करोगे, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है आज के डेट में रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, एयर हो गया, पाइपलाइन हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो कोई भी मोड आप सेलेक्ट करिए। अब आप पे डिपेंड करता है। जैसे गैस की बात करें तो गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बड़े बड़े शहरों में एलपीजी गैस का जो डिलीवरी हो रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है। रोड के थ्रू भी किया जाता है आपका गुड्स का डिलीवरी, एयर के थ्रू भी किया जाता है, वाटर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं। मगर आप ये पहले ध्यान दोगे एज अ मैनेजर, एज अ मार्केटियर, कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल यूज कर रहे हैं तो जितना उसमें कॉस्ट लग रहा है वो वैल्यू एडिशन से कम हो, ठीक है। ईच मोड हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको
स्पीड काम करना है तो प्लेन के थ्रू जाएंगे, फ्रीक्वेंटली, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट अगर देखना है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, अगर कॉस्ट आप देखना चाहते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखिए। तो आपके कंपनी के लिए बेस्ट सूटेड क्या होता है, इसके लिए डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसीजन है वो है वेयर हाउसिंग का, कि आप अपने प्रोडक्ट का वेयर हाउसिंग कैसे करोगे, है ना। देखो आपको पता है कि बहुत सारा गुड्स जो है, वेयर हाउसिंग का जरूरत क्यों पड़ता है आपको, गुड्स को स्टोर करने का जरूरत क्यों पड़ता है। वेयर हाउसिंग अलग होता है और इन्वेंट्री अलग होता है। पहले वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग क्यों करते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टिकुलर सीजन में मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं और सालों भर वो यूज होता है। जैसे चावल है ना, चावल की बात करें तो किसी पार्टिकुलर सीजन में इसका खेती होता है मगर हम लोग कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। शुगर, खाने पीने का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होता है, जब आप एग्रीकल्चर का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उस गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए, कि आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा हम वहां से रिलीज करते जाएंगे, है ना, कोल्ड स्टोर से। तो ये जो वेयर हाउसिंग है इसलिए किया जाता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर समय पे प्रोड्यूस होता है और सालों भर डिमांड होता है, या फिर सालों भर मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे क्रैकर्स की बात करें, क्रैकर्स थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन होता है मगर डिमांड जो है वो किसी पार्टिकुलर समय में होता है। तो ये सब जो काम है बेसिकली, ये सब कंपनीज क्या करती हैं, वेयर हाउसिंग का फैसिलिटीज लेती हैं। तो दीज आर स्टोर्ड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं। जैसे वुलन क्लॉथ की बात करें, एसी की बात करें, तो इनका क्या करना पड़ता है आपको, वेयर हाउस। सो फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग वेयर हाउसिंग। तो एक फर्म को जरूर से जरूर अपने वेयर हाउस के कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए एंड उसके बेनिफिट्स को देख के ही डिसीजन लेना होता है। अब स्टोरेज में जितना लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी यूज नहीं करेंगे। जब डिमांड होगा तभी प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब जैसे वेयर हाउसिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है तो हम क्यों अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएं। हमको जब डिमांड क्रिएट होगा तब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो कम से कम वेयर हाउसिंग का कॉस्ट तो बचेगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। आप अपने फैक्ट्री में जो स्टॉक रखते हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। क्यों, सीजनल इफेक्ट के कारण नहीं, आप इसलिए स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं ताकि जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसका डिलीवरी कर, जैसे ही आप ऑर्डर आएगा आप तुरंत क्या कर देंगे, डिलीवरी पास कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एज अ मार्केटियर आप अपने गुड्स का कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे उतना जल्दी आप अपने कस्टमर को क्विकली डिलीवरी दे पाएंगे। ये एक बात है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट एकदम इजी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री को थोड़ा और इलेबोरेट किया गया है। लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या है कि हम जो डिटरमाइन करेंगे कि जैसे हम इन्वेंट्री लार्ज स्केल पे रखेंगे कि स्मॉल स्केल पे रखेंगे, ये कैसे डिसाइड करें। तो ये बेसिकली फर्म के पॉलिसी पे, फर्म का पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विसेज। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा, हम अपने कस्टमर को वेट नहीं कराएंगे तो आप स्टॉक ज्यादा मेंटेन करके रखिए कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा आपको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, अगर कस्टमर वेट कर सकता है, डिले कर सकता है ना, आप डिले कर सकते हैं डिलीवरी, तो स्टॉक मेंटेन कम करिए। आएगा ऑर्डर, मैन्युफैक्चर करेंगे तब सप्लाई करेंगे। मगर आप नो डिले प्रोसेस है तो आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्फ फॉरकास्ट, ये थोड़ा समझिए। अब देखिए हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का सेल फॉरकास्ट करता है, मतलब पता करता है कि आने वाले समय में कितना सेल होगा। अब हमको पता है कि हम सेल फॉरकास्ट किए और एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है। अगर हम डिसीजन ले रहे हैं कि 5000 यूनिट मेरा बिकेगा और 5000 ही बिक रहा है, यानी कि सेल फॉरकास्ट बहुत परफेक्ट है। जनरली कंपनी कोशिश करती है कि सेल फॉरकास्ट एक्यूरेट हो,
अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो आप कम इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करिए। अब आपको पता है कि 5000 का डिमांड आने वाला है तो 5000 प्रोडक्शन करेंगे, मगर एक्यूरेसी नहीं है, 5000 एस्टिमेट करते हैं, 8000 का डिमांड आ जाता है, तब स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है ना। अगर आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन, बट क्या कह रहा है, टू मीट द एडिशनल डिमांड प्रोड्यूसर रिक्वायर मोर टाइम देन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन, बट इफ एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम देन नीड नॉट टू बी इन्वेंट्री, है ना, विल आल्सो बी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है, कितना वेरी क्विकली आप अपने गुड्स को डिलीवर कर देते हैं। अगर बहुत कम समय में आप डिलीवर कर देते हैं तो इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। मार्केट में स्टॉक मेंटेन नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, आप एक दिन में आप डिलीवर करने का पॉसिबिलिटी रखते हो, पोटेंशियल रखते हो। तो सिंपल सा बात है, एज अ बिजनेसमैन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल का प्रोसेस बहुत फास्ट रखें तो अगर जैसे ही ऑर्डर आएगा आप तुरंत डिलीवर कर दोगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो है, तो आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड लास्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि भाई इस इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होगा। तो अगर स्टॉक जो आप मेंटेन कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि देखो आप अपने गोडाउन में स्टॉक मेंटेन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च होगा, कुछ खराब होगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, तो वो कॉस्ट भी मायने रखता है कि भाई ये कॉस्ट जो है आपके बिजनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी देखते हैं कि आप जो स्टॉक मेंटेन करके रखे उसमें कितना खर्च आ रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा खर्च है तो आप लोग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर आप देखें कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है समय पे कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी डिस्कस किया। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।